हेलो। यस सर। हाँ जी। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमें कितने टूल्स यूज करने पड़ेंगे? सर 4। कौन कौन से हैं? सर डोमेन नेम। नहीं नहीं नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेबसाइट डेवलपमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमें कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए वो तो डोमेन नेम, वेब होस्टिंग, वो तो yes, वेबसाइट को लाइव करने के लिए यूज होते हैं। हम वेबसाइट की बात अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो हमें उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कितने टूल यूज करने पड़ेंगे? भूल गए? बताया था लास्ट क्लास में। विनय, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कितने टूल यूज करने पड़ेंगे? सर भूल गए। भूल गए सर, मालूम नहीं, भूल गए। 2 टूल्स। अब कुछ याद आया? यस सर। कौन कौन से? सर एक तो क्लाइंट साइड हाँ। और एक सर सर्वर वेब एप्लीकेशन। नहीं 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 नहीं, नहीं समझ लीजिए। टू डेवलप एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर at least we are required to work with 2 tools. These tools are front end tool and back end tool. याद आया? यस सर। यस याद आ सर। गया? यस सर। तो जब भी हमें कोई भी एप्लीकेशन पीएनजी डेवलप वाला करनी है, पीएनजी हाँ, वाला इनका तो नहीं दे रहा सर। हाँ हाँ, जब भी हमें कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करनी है, जब भी हमें कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, बेसिकली वी आर रिक्वायर्ड टू वर्क विद 2 टूल्स. वन इज फ्रंट एंड टूल, अनदर इज बैक एंड टूल. What is front end tool? The tool which is used to design user interfaces with which user will interact. Those tools are known as front end tool. वो टूल जिनमें हम यूजर इंटरफेसेस डिजाइन करेंगे, जिन इंटरफेसेस के साथ यूजर इंटरेक्ट करेगा, वो टूल्स कहलाते हैं फ्रंट एंड टूल. What is back end tool? The tool which will work in the back end. The tool which is used to store the data, which is used to retrieve the data, that is known as backend tool, that is DBMS. It means whenever we are required to develop any software, basically we are required to work with 2 tools. One is front end tool, another is back end tool. Front end tool means any development tool, any programming language is known as front end tool. For example, अगर हम सी लैंग्वेज यूज करके कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, देन सी लैंग्वेज विल बी नोन एज फ्रंट एंड टूल. अगर हम C++ यूज करके कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, देन C++ विल बी नोन एज फ्रंट एंड टूल. अगर हम जावा यूज करके कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो जावा विल बी नोन एज फ्रंट एंड टूल. अगर हम C#.NET यूज करके कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो C#.NET विल बी नोन एज फ्रंट एंड टूल. अगर हम पाइथन यूज करके कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, देन पाइथन विल बी नोन एज फ्रंट एंड टूल. कोई भी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी वो डेवलपमेंट टूल जिसकी हेल्प से हम यूजर इंटरफेसेस डिजाइन करते हैं, जिन इंटरफेसेस के साथ यूजर इंटरेक्ट करेगा, उन टूल्स को कहते हैं फ्रंट एंड टूल. अब उन फ्रंट एंड टूल में यूजर से इंटरेक्ट करके हम जो यूजर से डेटा इनपुट करा रहे हैं, उस डेटा को हमें परमानेंटली सेव करना पड़ेगा. डेटा को परमानेंटली सेव करने के लिए हमें यूज करने पड़ेंगे डेटाबेसेस. तो वो टूल जो डेटाबेसेस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, दोस टूल्स आर नोन एज बैकएंड टूल एंड दे आर नोन एज DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. बताइए समझ आया कि नहीं? यस सर। तो अभी आपने देखा, अगर आपको कोई कंसोल एप्लीकेशन बनानी है या आपको कोई विंडो एप्लीकेशन बनानी है, then in case of front end tool, just by using one front end tool, you can develop any console application, you can develop any window application. मान लीजिए कोई कंसोल एप्लीकेशन अगर आपको सी में बनानी है तो केवल सी लैंग्वेज एज ए फ्रंट एंड टूल यूज करके आप कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं. अगर आपको जावा यूज करनी है तो जावा यूज करके आप कोई भी कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं. अगर आपको C#.NET यूज करनी है तो C#.NET यूज करके आप कोई भी कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं. In the same manner, whenever we are developing
developing window applications just by using single front end tool. We can develop any window application, but it is not so with web applications. No web application can be used just by using one front end tool. To develop web applications, basically we are required to work with 3 or 4 front end tools. बताइए ये बात समझ आई कि नहीं? हेलो, Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. अगर आपको कोई भी कंसोल एप्लीकेशन बनानी है तो कितने फ्रंट एंड टूल यूज करके आप कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं? हेलो, अगर आपको कोई भी कंसोल एप्लीकेशन बनानी है तो कितने फ्रंट एंड टूल यूज करके आप कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं? ओनली वन। क्लियर? हेलो स्टूडेंट, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। बेटा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो आप? मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? अभी मैंने आपको बताया, अभी हमने डिस्कस किया, बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. Whenever we are talking about application softwares can be console applications, application software can be Windows applications, application software can be web applications, application software can be enterprise applications, और application software can be mobile applications. तो अगर आपको कंसोल एप्लीकेशन बनानी है या विंडोज एप्लीकेशन बनानी है तो आपको कितने फ्रंट एंड टूल यूज करने पड़ेंगे? ओनली वन। sir. केवल एक फ्रंट एंड टूल यूज, कोई भी एप्लीकेशन आपको बनानी हो उसके लिए कम से कम आपको 2 टूल यूज करने पड़ते हैं। एक होता है फ्रंट एंड टूल, दूसरा होता है बैक एंड टूल। क्लियर? अब जो फ्रंट एंड टूल की हम बात करते हैं, कोई भी कंसोल एप्लीकेशन बनाने के लिए, कोई भी विंडो एप्लीकेशन बनाने के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क विद ओनली वन फ्रंट एंड टूल। आपको कोई भी कंसोल एप्लीकेशन बनाने के लिए या विंडोज एप्लीकेशन बनाने के लिए केवल एक फ्रंट एंड टूल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उस सिंगल फ्रंट एंड टूल की हेल्प से आप कोई भी कंसोल एप्लीकेशन या कोई भी विंडो एप्लीकेशन बना सकते हैं। बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट वेब एप्लीकेशंस, just by using one front end tool, no web application can be developed, no website can be developed. To develop web applications, basically we are required to work with 3 or more front end tools. ये डिपेंड करेगा किस टाइप की आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं। As we have already discussed, there are 2 type of web pages, static web pages and dynamic web pages. डिस्कस किया था हमने, 2 तरह के वेब पेज होते हैं। हेलो, static and dynamic web pages. static and dynamic. What are static web pages? static web pages जो सर जिनका कंटेंट जल्दी जल्दी नहीं बदलता है सर, Very good. उसको The web pages whose contents are not changed frequently, they are known as static web pages. And what are dynamic web pages? जिनका कंटेंट जो है फ्रीक्वेंटली वो सर चेंज होता रहता है सर, विदिन मंथ एंड विदिन मिनट सेकंड, और सर इस तरीके से ही। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। The web pages whose contents are changed frequently, they are known as dynamic web pages. तो अगर आपको static web page बनाने हैं, then you have to work with the web technologies HTML, CSS and JavaScript. And if you want to develop dynamic web pages, then you have to use the combination of HTML, CSS, JavaScript and any advanced web technology. Therefore, in other words, we can say that websites, web applications cannot be developed just by using one technology, just by using one front-end tool. HTML is the basics
to develop web applications. But what is the major drawback of HTML? The major drawback of HTML is that with the help of HTML, we can develop only static web pages. Dynamic web pages cannot be developed with the help of HTML. Therefore, wherever you are required to develop static web pages, then static web pages can be developed with the help of HTML. Whenever you are required to develop dynamic web pages, then you are also required to work with JavaScript and advanced web technologies. Without using JavaScript and advanced web technologies, you cannot develop static web pages. बताइए समझ आया कि नहीं? क्लियर स्टूडेंट्स? समझ आ गया? स्टैटिक वेब पेज के लिए HTML की आवश्यकता पड़ेगी बस। अगर स्टैटिक वेब पेज बनाना है तो केवल HTML यूज करके आप स्टैटिक वेब पेजेस बना सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर आपको डायनामिक वेब पेज बनाना है तो आपको HTML, जावास्क्रिप्ट एंड एडवांस वेब टेक्नोलॉजी तीनों चीजें यूज करनी पड़ेंगी। क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट, व्हाट इज CSS? जो वेब पेज आपने बनाया है, चाहे वो वेब पेज आपका स्टैटिक है, चाहे वो वेब पेज आपका डायनामिक है। अगर वो वेब पेज आपका स्टैटिक है तो आप HTML की हेल्प से बना लेंगे। अगर वो वेब पेज आपका डायनामिक है तो HTML के साथ साथ आप उसमें जावास्क्रिप्ट और एडवांस वेब टेक्नोलॉजी भी यूज करेंगे। अब उस वेब पेज को ब्यूटीफाई करना है, उस वेब पेज को ब्यूटिफिकेशन प्रोवाइड कराना है, उस वेब पेज को सुंदर बनाना है, उस वेब पेज की फॉर्मेटिंग करनी है, तब आपको यूज करना पड़ेगा CSS. CSS stands for Cascading Style Sheet. This is used for the beautification of your web page. Clear? In other words, we can say that CSS is the beauty parlor for your web pages. जो वेब पेजेस आपने बनाए हैं, अगर वो स्टैटिक वेब पेज है तो आपने HTML में बनाए होंगे, अगर वो डायनामिक वेब पेज है तो आपने HTML, जावास्क्रिप्ट और एडवांस वेब टेक्नोलॉजी यूज करके बनाए होंगे। अब उन्हें सुंदर बनाना है, उन्हें ब्यूटीफाई करना है, तो उन्हें ब्यूटी पार्लर में लेके जाना पड़ेगा और उसके लिए ब्यूटी पार्लर होता है CSS। तो चाहे आप स्टैटिक वेब पेज बनाएं, चाहे आप डायनामिक वेब पेज बनाएंगे, आप चाहेंगे वो ब्यूटीफाई हो, वो ब्यूटीफुल वेब पेज बने ताकि कस्टमर यूजर उसको देख के अट्रैक्ट हो, आपके वेब पेज पे वर्क करना चाहें, तो आपको हर वेब पेज को ब्यूटिफिकेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। किसी भी वेब पेज को ब्यूटीफाई करने के लिए आप यूज करेंगे CSS। बताइए समझ आया कि नहीं? It means whenever you are required to develop a fully functional website, basically you are required to work with 4 tools, or you must be knowing 4 web technologies. First is HTML, second is JSS, थर्ड इज जावास्क्रिप्ट, फोर्थ इज एडवांस वेब टेक्नोलॉजी। अब एडवांस वेब टेक्नोलॉजी में बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो सकती है, जैसे एडवांस वेब टेक्नोलॉजी कैन बी सर्वलेट, एडवांस वेब टेक्नोलॉजी कैन बी JSP, एडवांस वेब टेक्नोलॉजी कैन बी ASP.NET, एडवांस वेब टेक्नोलॉजी कैन बी PHP, एडवांस वेब टेक्नोलॉजी कैन बी पाइथन। एडवांस वेब टेक्नोलॉजी में आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में हम सीखेंगे PHP। तो बताइए स्टूडेंट, समझ आया कि नहीं आया? क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे सिलेबस में वेबसाइट डेवलप करने के लिए हम जो टेक्नोलॉजी सीखेंगे वो टेक्नोलॉजीज हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे PHP, बिकॉज PHP इज बेसिक फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। PHP इज बेसिक फॉर ऑल वेब टेक्नोलॉजीज। सभी वेब टेक्नोलॉजीज के लिए PHP बेसिक है। अगर आपको PHP आती है तो PHP के HTML इज बेसिक फॉर ऑल वेब टेक्नोलॉजीज। अगर आपको HTML आती है तभी आप HTML के बाद की कोई टेक्नोलॉजी जैसे CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP सीख सकते हैं। अगर आपको HTML नहीं आती है तो आप नहीं सीख सकते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था
HTML is the technology which is used to develop what type of web pages? Static web pages. And whenever we are developing any web page, either that is a static web page or that is a fully dynamic web page, some contents must be static of every web page. अगर हम केवल स्टैटिक वेब पेज बना रहे हैं तो उसके सारे कंटेंट स्टैटिक रहेंगे, लेकिन अगर हम डायनामिक वेब पेज भी बना रहे हैं तो उसके भी कुछ कंटेंट्स हमेशा क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं। ऐसा कोई वेब पेज नहीं होता जिसके सारे ही कंटेंट डायनामिक हो। इसका मतलब है जब भी हम वेब पेज बनाएंगे तो इसमें स्टैटिक कंटेंट्स तो होंगे ही होंगे, और स्टैटिक कंटेंट्स बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी? HTML यूज होगी। क्लियर? समझ आ गया? तो इसलिए हमें HTML बहुत अच्छे से आनी चाहिए इफ वी वांट टू गो फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। अगर हम वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो हमें HTML बहुत अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। चलिए सर तो आज अगर से हम डायनामिक वेब पेज, हाँ बोलो सर हाँ बोलो बेटा। अगर हम डायनामिक वेब पेज बना रहे हैं तो उसमें हाँ। सर स्टैटिक और डायनामिक दोनों में से दोनों कौन कौन से रहेंगे सर? कोई उदाहरण देकर बताना सर, एग्जांपल। देखिए अगर आप कोई डायनामिक वेब पेज भी बना रहे हैं तो उसके उस डायनामिक वेब पेज के भी कुछ कंटेंट्स स्टैटिक होंगे। ऐसा कोई वेब पेज नहीं होता जिसके सारे कंटेंट्स डायनामिक हो। क्लियर? हेलो, समझ आई? ये बात Yes, समझ sir. आई कि नहीं आई? ये जो बात Yes, अभी sir, ये हमने बात समझ में आ गई? सर जैसे एक बार और बता दीजिए सर। हाँ समझ लीजिए, जैसे हमने मोस्ट डायनामिक वेब पेज का एग्जांपल लिया था, स्कोर बोर्ड ऑफ आ लाइव क्रिकेट मैच। कोई लाइव क्रिकेट मैच चल रहा है, उसका स्कोर बोर्ड बनाने के लिए हमने एक वेब पेज बनाया है, तो वो मोस्ट डायनामिक वेब पेज है। मोस्ट डायनामिक वेब पेज वो इसलिए है क्योंकि उस वेब पेज के कंटेंट्स आफ्टर एवरी बॉल चेंज होने हैं। हर बॉल के बाद उस वेब पेज के कंटेंट चेंज होने हैं, और एक बॉल को फेंकने में मुश्किल से आधा मिनट 30 सेकंड लगेंगे। तो हर 30 सेकंड के बाद उस वेब पेज के कंटेंट चेंज होने हैं, तो वो वेब पेज हमारा कहलाएगा मोस्ट डायनामिक वेब पेज। बताइए यहाँ तक समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर, आ गया। अब लेकिन उस वेब पेज में भी प्लेयर्स के नेम, टीम्स के नेम, ट्रॉफी का नेम, ग्राउंड का नेम, एम्पायर्स के नेम, ये सब सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। या ये भी चेंज होंगे? यस सर। नहीं No, होंगे। नहीं सर। तो ये कंटेंट्स क्या रहेंगे? ये कंटेंट्स क्या रहेंगे? स्टैटिक। बाकी जो कंटेंट्स है, जैसे कितने विकेट्स हो गए हैं, कितने रन्स हो गए हैं, कितने ओवर्स हो गए हैं, कितने सिक्सेस लगे हैं, कितने फोर्स लगे हैं, कितने टूज लिए हैं, कितने थ्रीज लिए हैं, कितने सिंगल्स लिए हैं, ये सब चेंज होते रहेंगे। ये कंटेंट्स क्या है? डायनामिक। डायनामिक। तो आप देख रहे हैं इस मोस्ट डायनामिक वेब पेज के भी कुछ कंटेंट स्टैटिक हैं और कुछ कंटेंट डायनामिक है। तो जब इस वेब पेज को हम बनाएंगे तो इस वेब पेज के स्टैटिक कंटेंट्स बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे? HTML। और इस वेब पेज के जो डायनामिक कंटेंट्स हैं उन्हें जनरेट कराने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे? एडवांस वेब टेक्नोलॉजी। बताइए समझ आया कि नहीं? यस सर। इसका मतलब है अगर हमें HTML नहीं आती है तो हम किसी भी टाइप का वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट वी मस्ट बी हैविंग साउंड नॉलेज ऑफ HTML। हमें वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए HTML की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें HTML की बहुत अच्छी नॉलेज है तभी हम वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं, चाहे वो स्टैटिक वेबसाइट डेवलपमेंट हो, चाहे वो डायनामिक वेबसाइट डेवलपमेंट हो। क्लियर? समझ आ गया? यस सर। तो आज से हम HTML ही स्टार्ट करेंगे, आज से हम HTML ही सीखेंगे। क्लियर? यस सर। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं PPT? यस सर। क्या हेडिंग दी हुई है? HTML। तो हम यही सीखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। HTML स्टैंड्स फॉर
hypertext markup language. This is the language which is used to develop web pages, or in precise word, we can say that this is the language which is used to generate static contents of the web pages. अगर आपको अपने वेब पेज में स्टैटिक कंटेंट जनरेट कराने हैं, अगर आप स्टैटिक वेब पेज बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. इसको किस तरह की लैंग्वेज कहते हैं? मार्कअप. दिस इज नोन एज मार्कअप लैंग्वेज. तो अब हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय मार्कअप लैंग्वेज. मार्कअप मींस टैग्स. जैसे हर लैंग्वेज में किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए या तो कमांड्स होती हैं या फंक्शंस होते हैं. हाँ मुदस्सिर बोलो. हेलो मुदस्सिर. मुदस्सिर कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, कुछ तो नहीं हो रहा सर अभी. मुदस्सिर ने हैंड हैंड रेज किए हुए हैं. हैंड रेज किया हुआ है. अभी माइक दिखाई नहीं दे रहा सर उसका. चलिए चलिए, तो देखिए, हाँ जी, तो HTML stands for Hypertext Markup Language. This is the language which is used to develop static web pages, or in precise word, in other words, we can say that this is the language which is used to generate static content of the web page. जब भी आपको अपना static web page बनाना है या web page के अंदर static content बनाने हैं, तो उसके लिए आप यूज करेंगे HTML. HTML की फुल फॉर्म होती है Hypertext Markup Language. इसका मतलब है this is a markup language. What do you mean by markup language? Markup language means tags. TAGS. What are tags? देखिए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए या तो कमांड्स होती हैं या फंक्शंस होते हैं. जैसे अगर आपने MS DOS पढ़ा है, अगर आपने विंडोज पढ़ी है, अगर आपने MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब पढ़े हैं, तो इनमें हर काम को करने के लिए कमांड्स होती हैं. जब भी आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आप उस कमांड को एग्जीक्यूट कराते हैं, आपकी वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो जाती है. इन द सेम मैनर, व्हेनेवर वी आर वर्किंग विद C++, वी हैव फंक्शंस टू परफॉर्म द टास्क. हमें कोई भी काम करना है तो हर काम को करने के लिए फंक्शंस होते हैं. उन फंक्शंस को कॉल करके हम वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. इन द सेम मैनर, व्हाइल वी आर वर्किंग विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज C++, Java and C#.NET, वी हैव क्लासेस टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क. हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्लासेस होती हैं. हम जो भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो क्लास होती है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और अब उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मेथड कॉल करके हम वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करा सकते हैं. In the same manner, HTML consists of tags to perform each and every task. HTML में हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, हर काम को कराने के लिए होते हैं टैग्स. और जिस लैंग्वेज में हर काम को करने के लिए टैग्स होते हैं, उन लैंग्वेज को कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज. बेसिकली देयर आर टू मार्कअप लैंग्वेज. वन इज HTML, another is XML. HTML stands for Hypertext Markup Language. XML stands for Extensible Markup Language. These both two are sister markup languages. Their mother markup language is SGML. स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज. अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इन चीजों को. अब XML भी है आप लोगों के सिलेबस में. जब XML पढ़ेंगे तो XML और SGML दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी हम केवल HTML पढ़ रहे हैं, तो इसलिए केवल HTML के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. बताइए यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? यस सर. तो बता सकते हैं व्हाट इज HTML? यस सर. बताइए व्हाट इज HTML? Sir, HTML is a markup language. Hypertext Markup Language. ठीक है? Yes sir. इसकी हेल्प से हम किस टाइप के सॉफ्टवेयर बनाते हैं? एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा. हेलो,
हेलो हेलो, Yes, sir. तो HTML समझ आ गया. HTML stands for Hypertext Markup Language. This is the language which is used to develop static web pages. On in precise way, we can say that this is the language which is used to generate static contents of a web page. This is a markup language. Markup language means tags. Therefore, this language consists of tags, and by using those tags, we can generate static contents of a web page. We can develop static web pages. Tags are always written within opening angle and closing angle. जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने लिखा है HTML. HTML हमने ओपनिंग एंगल और क्लोजिंग एंगल के अंदर लिखा है. इसका मतलब है दिस इज अ टैग. हमने लिखा है ओपनिंग एंगल H1, क्लोजिंग एंगल. ये H1 हमने ओपनिंग एंगल और क्लोजिंग एंगल के अंदर लिखा है. इसका मतलब है दिस इज अ टैग. बताइए समझ आया कि नहीं? Yes, sir. तो HTML में हर काम को करने के लिए क्या यूज करते हैं? Sir, tag. टैग्स यूज करते हैं. और टैग्स हमेशा किसके अंदर लिखे जाते हैं? Sir, open, close, angles. ओपनिंग एंगल एंड क्लोजिंग एंगल के अंदर लिखे जाते हैं. ओपनिंग एंगल के लिए लेस देन सिंबल लगाते हैं, क्लोजिंग एंगल के लिए ग्रेटर देन सिंबल लगाते हैं. लेकिन इन्हें लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल ना कह के इन्हें कहते हैं ओपनिंग एंगल एंड क्लोजिंग एंगल. बताइए यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर? समझ आ गया? Yes, sir. तो अगर हमें HTML में कोई भी काम कराना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? Sir, tags. टैग्स. तो अगर हमें HTML में सारे टैग्स पता चल जाएं तो हम कोई भी वेब पेज बना सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो HTML में हम टैग्स ही सीखेंगे. अब सबसे पहले सीखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैग्स आर देयर. ठीक है? टैग्स दो तरह के होते हैं. एक होते हैं कंटेनर टैग, एक होते हैं एम्प्टी टैग. देयर आर टू टाइप ऑफ टैग्स. वन इज कंटेनर टैग, अनदर इज एम्प्टी टैग. नेम से कुछ समझ आ रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय कंटेनर टैग? कुछ समझ आ रहा है नेम से? सर जो कोई वैल्यू रखता है वो कुछ, सर किसी चीज की वैल्यू रखता है उसे कंटेनर कहते हैं सर. Exactly. और सर एम्प्टी जो खाली होता है सर वो empty. जो खाली होता है वो एम्प्टी होता है. यानी कि जो टैग किसी और को अपने अंदर कंटेन ना कर सके. किसी और का मतलब है डेटा और सब टैग. The tag which cannot contain any sub tag or which cannot contain any data, that is known as an empty tag. And what is container tag? The tag which can contain sub tag, which can contain data, those tags are known as container tag. While we are working with container tag, we have to work with opening tag and we have to work with closing tag. जब हम कंटेनर टैग के साथ वर्क करते हैं तो टैग को हमें ओपन करना पड़ता है जिसको कहते हैं ओपनिंग टैग. टैग को हमें क्लोज करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग. कैसे? देखिए, जैसे हमने यहाँ H1, ये वाला H1 देख पा रहे हैं. मैं दिखाता हूं आपको एनोटेशन से. ये वाला H1 देख पा रहे हैं और एक ये वाला H1 देख पा रहे हैं. दोनों H1 देख पा रहे हैं? Yes, sir. ये जो पहले वाला H1 है, दिस रिप्रेजेंट्स ओपनिंग ऑफ H1 टैग. ये बताता है कि यहां से आपका H1 टैग स्टार्ट हो रहा है. और जो ये दूसरा H1 टैग है स्लैश के साथ, स्लैश रिप्रेजेंट्स क्लोजिंग ऑफ H1 टैग. ये बताता है कि यहां पर H1 टैग क्लोज हो गया है. क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. और जो एम्प्टी टैग होते हैं, एम्प्टी टैग को क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. एम्प्टी टैग को आप केवल ओपन करते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं होता. जहां वो ओपन होता है वहीं वो खत्म हो जाता है. उसे क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. जैसे आप देखेंगे ये IMG देख पा रहे हैं. IMG Yes, sir. इसको केवल हमने ओपन किया है, क्लोज नहीं किया है. बिकॉज दिस इज एम्प्टी टैग. बताइए यहां तक समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर. चलिए, तो नेक्स्ट आता है हमारा HTML वर्जन्स. अब आपने सीख लिया अगर आपको कोई भी स्टैटिक वेब पेज बनाना है
या वेब पेज के अंदर स्टैटिक कंटेंट जनरेट कराने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मीटिंग ऑफ हो जाएगी तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, मीटिंग ऑफ होने वाली है। क्योंकि अगर आपको कोई भी स्टैटिक वेब पेज बनाना है या किसी भी वेब पेज में स्टैटिक कंटेंट जनरेट कराने हैं तो कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, बताइए स्टूडेंट। सर HTML। HTML, ठीक है, HTML। अब